अगर आपका एग्जाम 9, 10 और 11 मई को है तो ये वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना। आज के वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम लेकर आए हैं 52 क्वेश्चन का ये वीडियो और इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। शुरू से लेकर आखिरी तक के हमारा जो सफर रहा है अब वो कल मतलब कि 9 तारीख को परिणाम में बदलने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक और सभी लोग अच्छा स्कोर करके लेके आइएगा। हम लोग सीधे शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमको ओपन करना है और डायलॉग बॉक्सेस में इस तरह का साइन आता है, याद रखना ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। हमको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, कौन सा फॉन्ट वाला ओपन करना है, तो याद रखिएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं Ctrl+D को। इसके अलावा अगर हम बात करें Ctrl+F तो ये हम लोग फाइंड के लिए यूज करते हैं। फाइंड कमांड हमारे MS वर्ड में ही होता है। अगर हम Alt+D की बात करें तो Alt+D यहाँ नहीं चलता है हमारे पास में, लेकिन अगर वेब ब्राउजर पे है या फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन किया हुआ है तो वहां पर एड्रेस बार में जाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और Shift+D जो है वो MS वर्ड में काम नहीं आता है कहीं पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। हालांकि हमने कवर करा दिए पर थोड़ी सी और रिवाइज कर लेंगे। कंपनी है ना, तो निम्न में से कौन सी क्लाउड सर्विसिंग मतलब क्लाउड स्टोरेज देने वाली कंपनी है, तो इसके हम लोग पहले ही बात किए थे कि क्लाउड के जो क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये है कि इंटरनेट पर अगर कोई फाइल सेव हो रही है मतलब वो क्लाउड पर जाकर सेव हो रही है। आपको बहुत ज्यादा डाटा अगर सेव करना है तो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया या गूगल का ड्राइव हो गया, iCloud हो गया, ये उसके एग्जाम्पल भी हमारे पास में होते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रश्न भी पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी है जो सर्विस देती है, तो याद रखिएगा Amazon वेब सर्विस। Amazon वेब सर्विस जो है ये क्लाउड की सुविधा देती है, मतलब कि हम लोग जो डाटा सेव करते हैं तो ये किराए पर वो स्टोरेज को देती है और वहां जाकर हम हमारा डाटा सेव कर सकते हैं। मंथली और ईयरली चार्जेस जरूर हमको लगने वाले हैं। साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड में हमारी जो एप्लीकेशंस होती है उसको सेव नहीं करना पड़ता है, अपने आप सेव हो जाती है। जैसे कि हम अगर यूज कर रहे हैं गूगल डॉक्स, अगर हम यूज कर रहे हैं या हम जोहो की एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं ऑफिस पैकेज वाली, या भी हम कैनवा यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ऑटो वहीं पर ऑटो सेव हो जाता है, सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फीचर भी हमको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलता है, याद रखिएगा। इंटेल हमारे पास याद रखना कि इंटेल के नाम से हमको क्या मिलता है, तो प्रोसेसर मिलता है। और सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, इंटेल 4004 टेड हाफ के द्वारा उसको निर्मित किया गया था, वो भी आप याद रखेंगे। AMD क्या है, तो AMD हमारे पास वही प्रोसेसर जो आते हैं उसके फॉर्म होते हैं। तो ये क्या हमारे पास मोस्टली कंपनी है कि AMD के प्रोसेसर आ रहे हैं, इंटेल के आ रहे हैं, राइजन के आ रहे हैं, ऐसा याद रखिएगा। नोकिया को आप लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या बात करें। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पर्सनलाइज लेटर बनाने के लिए कौन सा फीचर यूज करते हैं। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है। पर्सनलाइज लेटर अगर हमको बनाना है, पर्सनलाइज लेटर मतलब कि पर्सनल लेटर हमको तैयार करने हैं और मल्टीपल लोगों को अगर हमको भेजने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना है, हम लोग यूज करते हैं किसको, मेल मर्ज को यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। यही अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो हमारे पास वर्ड और एक्सेल दोनों में मिल जाते हैं। क्या करते हैं बेसिकली, तो हम मान लो ये अगर वर्ड का क्वेश्चन है, हमको एक जैसे 100 पेज सेट करने हैं, सबकी सेटिंग अगर एक जैसी ही है तो हम क्या करेंगे, एक पेज को सेट करेंगे, मैक्रो ऑन कर लेंगे, वो सारी सेटिंग रिकॉर्ड कर लेगा और वो सारी सेटिंग फिर बाकी वाले पेज पर हम अप्लाई कर देंगे। तो बहुत जल्दी हमारा जो डेटा होंगे, सारे पेजेस होंगे अपने आप सेट हो जाने वाले हैं। मैक्रो की शॉर्टकट की याद रखना Alt+F8 है, इसको आपको याद रखना है याद से। इसके अलावा अगर हम ऑटो करेक्ट की बात करें तो ऑटो करेक्ट बेसिकली हमारे पास में क्या होता है कि हमारे जो लेटर होते हैं जिनकी स्पेलिंग वगैरह गलत होती है ना, तो उसको अपने आप सही करने के लिए ऑटो करेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। ट्रैक चेंज का ऑप्शन हमको रिव्यू में जाके मिलता है। हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस वगैरह किए होंगे तो हम कहां से चेक कर सकते हैं, तो ऑटो ट्रैक या ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाले सबसे उपयुक्त चार्ट कौन से है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से बांटकर दिखाने वाला चार्ट, जो वैल्यू को क्या करेगा, परसेंटेज के हिसाब से बांटेगा। याद रखिएगा, ऐसा चार्ट हमारे पास सिर्फ
एक ही चार्ट है हमारे पास में, कौन सा है? देखिए अगर हम करें बार चार्ट की बात तो ये वैल्यू में कंपेयर करना है, कंपेयर अगर आपको करना है तो हम बार चार्ट का यूज कर रहे हैं। एरिया चार्ट की बात करें तो जब इसका यूज कहाँ करेंगे, जब आपको मात्रा दिखानी हो, क्वांटिटी अगर दिखानी हो तो एरिया चार्ट का यूज करेंगे। लाइन चार्ट का यूज कहाँ करते हैं, जहां समय के साथ हमको परिवर्तन देखने हैं वहां पर हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। अब बचा हमारे पास कौन सा, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमारे प्रश्न का राइट आंसर है कि हम इसमें पहली चीज तो याद रखने कि इसमें हम एक ही वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक वैल्यू को हम लोग इस पर दिखा सकते हैं, वो भी किस में, हम लोग परसेंटेज में दिखा सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर को होगा पाई चार्ट। और जैसे मैंने बताया कि एक ही सारणी को दर्शा सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू होगी, उसी को एक टेबल होगा सारणी का, उसी को इस पर दर्शाया जा सकता है, दो या दो से अधिक को नहीं। हाँ, अगर आपके पास में परसेंटेज में आप दिखाना चाहते हो और आपके पास दो सारणी है, दो टेबल है, तब हम पाई की जगह हम डोनट चार्ट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को जल्दी रीअरेंज करने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा है? स्लाइड पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आना है। इसके पहले वाला पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो उसको याद करिएगा। और इसकी अगर बात करें स्लाइड का है, स्लाइड को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्लाइड है, ऐसी अलग अलग स्लाइड है, तो हम इस तरीके का व्यू सेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और क्या करेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे, पकड़ के यहाँ खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे, रीअरेंज, आपस में क्या रीअरेंज कर देंगे। तो वो हम कहा कौन से व्यू में हम लोग कर सकते हैं, हमको बोल रहा है रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन और नोट्स व्यू। नोट्स में हम खाली नोट्स के जो व्यू आते हैं नीचे वो देख सकते हैं, आउटलाइन में हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं, हेडर फुटर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हमारे पास में स्लाइड सॉर्टर, तो स्लाइड सॉर्टर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहीं पे हम जाके सॉर्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इसके स्लाइड सॉर्टर व्यू की जगह और कौन से व्यू में हम कर सकते हैं इसको रीअरेंज, तो हम नॉर्मल जो व्यू होता है बाय डिफॉल्ट वाला उसमें भी कर सकते हैं, है ना, जिसमें हमको इस तरफ मिलता है लेफ्ट साइड में, ऊपर में सरका सकते हैं। रीडिंग व्यू में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैन में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? लैन आपको बनाना है लोकल एरिया नेटवर्क, और उसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को आपको जोड़ना है आपस में। आइए देखते हैं, हमारे पास में राउटर, राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं, लैन को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, लैन में कई कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने, राउटर थोड़ी लगाएंगे भाई, राउटर दो अलग अलग नेटवर्क होंगे उसके लिए, साथ में राउटिंग का काम हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको सीरीज में। स्विच है, मॉडेम में रिपीटर है। अगर रिपीटर की बात करें, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलता है, लंबी दूरी के नेटवर्क में यूज करते हैं। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को फिर एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम मॉडेम का होता है। क्या बच गया हमारे पास में, स्विच, जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। स्विच का यूज करते हैं हम लोग लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए। इसकी जगह हम हब भी यूज कर सकते हैं। हब मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस पर हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, तो एक बार प्लग किया तो सबको सिग्नल बराबर भेजता है। लेकिन अगर हमने स्विच लगाया है, इसमें पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ये मैक एड्रेस पर काम करता है और जिसको डाटा भेजेंगे सिर्फ उसी को जाएगा। तो ज्यादा अच्छा नेटवर्क बनाना है तो हम लोग स्विच यूज करेंगे, नॉर्मल बनाना है तो हब से काम चल जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज उपयोग होती है? क्या करना है आपको, डेटा को प्राप्त करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिट्रीव, है ना, मतलब आपको वापस से प्राप्त करना है, तब हम कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करते हैं? हमारे पास में है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL, DML और TCL, है ना। तो हम लोग अगर बात करें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हम परिचित है। इसके अलावा हम DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है इससे भी हम लोग परिचित है। बात होगी डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, तो हम किसके साथ जाने वाले हैं, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। और मैनिपुलेशन का वर्ड याद रखना, जब भी मैनिपुलेशन वर्ड कहीं पे आता है तो एडिट मतलब नई एंट्री डालना है, पुरानी एडिट करनी है, हटानी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, ये सारा का सारा मैनिपुलेशन में आता है। तो याद रखेंगे कि अगर आप डाटा पुनः प्राप्त करना तो क्या करना है हमको, मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का आपको यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ओपन ऑफिस राइटर MS ऑफिस के किस एप्लीकेशन के समान है? तो ओपन ऑफिस को हमने कल भी देखा था, जैसे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म दिए, हम सबकी बात कर लेते। एक्सेल के जैसा कौन होता है, कैल्क होता है ना। अगर वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड के जैसा कौन होता है, वो राइटर है। अगर एक्सेस की बात करें तो उसके पास क्या होता है, बेस होता है। और पावर पॉइंट की बात करें तो उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है इम्प्रेस।
ठीक है, तो कैल्क एक्सेल के लिए, राइटर वर्ड के लिए, पावर पॉइंट के लिए इम्प्रेस और एक्सेस डेटाबेस के लिए बेस होता है। ये तीनों को लिख दिया। अब क्या है, राइटर के लिए पूछ रहा है, ये राइटर रहा हमारे पास, राइट आंसर क्या आ गया, वर्ड आ गया। सबके याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है ओपन ऑफिस इंप्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओपन ऑफिस में एक्सटेंशन सबसे ज्यादा पूछता है ना। और टूल्स कहा है तो उसका आंसर टूल्स आता है, वो हमको पता भी है। तो ओपन ऑफिस में इंप्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, किसको बोल रहा है, इंप्रेस। मतलब कि हमारे पास ये पावर पॉइंट के जैसा सॉफ्टवेयर है। क्या हमारे पास में अगर यहां देखें तो एक पावर पॉइंट एक्स, मतलब ये क्या है 2007 और उसके बाद के पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। ये कहां पर है, ये एमएस ऑफिस में है। हमारा प्लस किसका, ओपन ऑफिस का। तो ये तो आंसर नहीं होगा। डॉट ओडीटी है ना, ओपन डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म याद रखना। ओपन डॉक्यूमेंट क्या लिखा है, टी मतलब क्या है, टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट एस, एस लिखा हुआ है ना, ओडीएस। ये क्या है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट है ना, मतलब ये एक्सेल का हो गया, ये आपका वर्ड का हो गया। अब क्या ओडीपी बचा है। ओडी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो हमारे प्रश्न में क्या इंप्रेस के लिए पूछ रहा है, इंप्रेस पावर पॉइंट के जैसा है, तो इसमें क्या आएगा आपका ओडीपी आने वाला है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये क्या आपका इंप्रेस के लिए है ना। बस इतना सा आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखेंगे। और ये डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किसी न किसी का एक्सटेंशन आपसे पूछेगा और हमने चारों की बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है कौन सी लैंग्वेज सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा समझी जा सकती है। कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज आती है, कौन सी है वो, बाइनरी लैंग्वेज है ना। बिट हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट है ना। तो बाइनरी डिजिट द्विआधारी या हम बोलते हैं डिजिटल भाषा, और हम उसको बोलते हैं कुल मिलाकर मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, मशीनी भाषा ही समझ में आती है, याद रखिए। अच्छा यार सभी दिए देखो। असेंबली क्या होती है, इसमें अंग्रेजी के गिने चुने शब्द होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, कुछ सिंबल भी हम लोग यूज कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज ये 0 और 1 का कोड होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ये सामान्य हम लोग जिस भाषा में कोडिंग करते हैं नॉर्मली, वाली अलग अलग प्रकार के हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें असेंबलर में, हम असेंबली में हमको असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। मशीनी भाषा को बदलने की किसी जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ में आती है, जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर। सीधे समझ में कौन सी आ रही है, मशीनी। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग 2 ट्रांसलेटर यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर किसे कन्वर्ट करता है। जस्ट अब भी बात करी हमने, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का अंतर भी याद रखिएगा। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक सेंटेंस को, प्रोग्राम के एक सेंटेंस को ही ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। और अगर हम कंपाइलर की बात करें तो एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कौन, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर को भी याद रखिएगा है ना। यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, बाइनरी डेसिमल। हाँ, बाइनरी डेसिमल के क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। 1 नंबर से पेपर नहीं रुकना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। 1 नंबर से पेपर रुकता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने कराई हुई है बाइनरी डेसिमल वाली, इसको अच्छे से करके और बिल्कुल पास होना है हमको। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। मैं सबके आपको बता देता हूं नाम। टोटल हमारे पास में 5 प्रकार के आते हैं। एक हमारे पास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर, या उसको डिफ्रेगमेंटर में लिख देता हूं, फ्रैगमेंटर। एक फिर हमारे पास क्लीनर होता है, फिर हमारे पास में कंप्रेसर होता है, फिर हमारे पास में बैकअप होता है, और फिर हमारे पास में होता है एंटीवायरस। इतने ही होते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस से संबंधित है। डिफ्रेगमेंटर में क्या होता है, अव्यवस्थित फाइलों को व्यवस्थित करेगा, हार्ड डिस्क में स्पेस मिल जाएगा, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लीनर में क्या करेगा, पुरानी जो फाइलें होगी जो बहुत लंबे समय से आपने यूज नहीं करी, उसको ढूंढ कर आपको देगा। आप चाहो तो हटा दो, जगह खाली हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी। कंप्रेसर में क्या होगा, कंप्रेस करने पे कि आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, डाटा आपको और डालना है और अभी हार्ड डिस्क हम नहीं बदल सकते, तो हार्ड डिस्क को कंप्रेस पे सेट कर दो, उसके अंदर का डाटा अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, और नया जो डाटा डालेंगे डालते से ही अपने आप वो भी कंप्रेस हो जाने वाला है, जगह मिल जाएगी। बैकअप में आप अपने कंप्यूटर का या तो किसी डिस्क का या पूरी कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हो, अदर किसी डिस्क में या अदर किसी ड्राइव में। एंटीवायरस, एंटीवायरस हमको पता ही है कि हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल जो वायरसेस होते हैं या प्रोग्राम होते हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है।
हमसे बोल रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। अब इसी में से होगा, 5 ही तो है हमारे पास में। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप, ये आ गया हमारा आंसर। क्या है? डिस्क क्लीनअप, है ना। क्रोम क्या है? क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो वेब ब्राउजर हमारे पास में होता है। तो डिस्क क्लीनअप को आप याद रखिएगा। सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको हम जानते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का दिमाग, है ना। एक ऐसी वर्ड आता है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड को, याद रखिएगा, है ना। और बाकी मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये हमारे पास सीपीयू के भाग होते हैं। कौन सा लॉजिक गेट तभी आउटपुट देता है जब सभी इनपुट क्या हो? 1 हो। लॉजिक गेट के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉजिक गेट का आउटपुट आपको 1 कब आएगा, है ना? जब सभी इनपुट क्या दिए आपको? 1। तो ऐसा कौन सा गेट है जिसमें आउटपुट हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। जैसे कि मोस्टली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम देते हैं 2 तरीके से देते हैं, है ना। एक इनपुट हमने ए दिया, एक बी दिया, तो अगर दोनों इनपुट आपके एक है तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको? 1 मिलने वाला है ना। और अलग अलग होगा तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। इस तरीके से है ना। एक और बना देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये लो, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 0 और यहाँ पे आउटपुट 0। हमको बोल रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी आउटपुट 1 देगा जब सभी इनपुट कैसे होंगे? 1 होने वाले हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास में होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारे पास में? वो होगा हमारे पास में एंड गेट। क्या होगा? एंड गेट जो है ये इसका राइट आंसर है। इसमें जब भी हमारे इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे, है ना। लॉजिक गेट में आउटपुट क्या देगा? 1 देगा जब सभी इनपुट, मतलब यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1। अगर हम और गेट की बात करेंगे तो दोनों में से कोई एक अगर 1 होगा, है ना, 2 इनपुट उसको दिए हमने, उसमें से कोई एक भी 1 होगा तो क्या दे देगा आपको? 1 दे देगा, है ना। और नॉट क्या करेगा? तो नॉट क्या करता है कि ये हमको उल्टा आउटपुट देता है। नॉट क्या करता है? हमको उल्टा आउट, मतलब 0 0 दिए तो 1 दे देगा, 1 1 दिए तो 0 दे देगा, इस तरीके से करता है। और अगर हम XOR की बात करें तो ये क्या करेगा? हमको इसमें विपरीत आउटपुट देने वाला है। अगर 1 1 दिए तो 0 आएगा, 0 0 दिए तो 1 आएगा, टोटल मिला के विपरीत ये हमको देता है। तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखने में दिक्कत हो सकती है, ये वाला चार्ट आपको समझना पड़ेगा, तब हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अगला हमारे पास में है नॉट गेट को और किस नाम से जाना जाता है? जो नॉट गेट होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो नॉट गेट अभी हमने देखा ना, बेसिकली क्या है कि ये नॉट गेट क्या करता है? ये पलट देता है परिणाम को। क्या करने वाला है? ये पलट देने वाला है। कि मान लो अगर हमने इसको 1 1 दिया है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर हमने इसको 0 0 दिया है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये क्या करता है? उसको पलट देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये आएगा इन्वर्टर, है ना। तो इन्वर्टर याद रखिएगा कि नॉट गेट में हम जो भी उसको परिणाम देते हैं उसको क्या कर देगा? वो पलट कर और फिर आपको आंसर दे देता है। बस इतना सा याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है एंड यूजर द्वारा विकसित किया जाने वाला टेस्टिंग कौन सी है? एंड यूजर मतलब जहां आप एप्लीकेशन जिसने बनवाने का बोला था, प्रोग्राम बनाने के लिए, उसके बाद पहुंच गया है, वो हमारा एंड यूजर कहलाएगा या यूजर कहलाएगा। वो कौन सा टेस्ट करने वाला है? तो वो चेक करता है भैया उसके जैसा उसने चाहा था वैसा बना है कि नहीं बना है, तो वो कहलाता है आपके पास बीटा टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग भी है। ये कौन करता है? ये करता है भैया डेवलपर। जो उसका डेवलपर होगा उसके द्वारा की जाती है अल्फा टेस्टिंग को, ये आपको याद रखना है ना। वही अगर स्मोक टेस्टिंग की बात करें तो ये बेसिक टेस्टिंग जो होती है वो होती है ना, बेसिक तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं, बस याद रखिएगा। और यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? ये मॉड्यूलर टेस्टिंग होती है। बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना, आपके आंसर सही हो जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है प्रोग्राम के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को चेक करने वाला टेस्टिंग कौन सा है? इंडिविजुअल मतलब कि हमारे प्रोग्राम में जितने मॉड्यूल है सबको अलग अलग करके चेक करना है। कौन करेगा चेक? तो वो करते हैं यूनिट टेस्टिंग। अलग अलग करके चेक करेगा कौन? यूनिट टेस्टिंग। वही अगर हम देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, इसमें क्या करते हैं? सबको जोड़कर फिर टेस्टिंग करते हैं। वही सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा? तो होल पूरा का पूरा प्रोग्राम टेस्ट होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीजें चेक होगी। और एक्सपेंशन टेस्टिंग क्या होगी? तो ये यूजर जो होता है, एंड यूजर हमारे जाता है जब फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाना है, ये वहां पे जो टेस्टिंग होती है ये वो कहलाती है। मतलब जैसा चाहा गया था वैसा बना है कि नहीं बना है उसके लिए। एक्सेल में करेंट डेट दिखाने वाला फंक्शन कौन सा है? करेंट डेट, इसके बारे में हालांकि हमने बात कर चुकी है पहले।
कौन सी है वो, करंट सिस्टम की जो डेट दिखाएगा वो ये दिखाने वाला है। और अगर डेट और टाइम दोनों के लिए आए तो क्या लगा देना है उसमें लगा देना है नाउ फंक्शन। ये डेट और टाइम दोनों दिखाता है, सिर्फ डेट पूछेगा तो ये आएगा। और जो डेट फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, इसमें हम इस पे जो नंबर देते हैं, है ना, जो भी सेल में फॉर्मेट होगा तो उसको डेट फॉर्मेट में हम सेट कर सकते हैं। एक बार सेट कर दिया हमने, इसके अंदर जो भी नंबर डालेंगे वो अपना डेट में बदल जाते हैं, नंबर डालते से डेट में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एडिटिंग से बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है। आपके पावर पॉइंट की स्लाइड से आपने तैयार कर ली है, अब आपने किसी को सेंड किया है चेक करने के लिए, तो वो उसमें एडिट ना कर पाए, तो उसकी एडिटिंग को अगर आपको रोकना होगा तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसको ये पासवर्ड का यूज तो हम करते ही है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट। तो क्या करेंगे हम उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, किसके द्वारा, पासवर्ड के द्वारा इनक्रिप्ट कर देंगे, तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। या कंप्रेस बोल रहा है, फाइल को कंप्रेस मतलब संकुचित करने की है। स्लाइड ट्रांजिशन मतलब स्लाइड, एक स्लाइड जाएगी दूसरी आएगी तो बीच में क्या एनिमेशन होने वाला है ना। और ये रिसर्च टाइमिंग है कि रिहर्सल करके आप देख सकते हो कि टाइमिंग कम ज्यादा कहाँ पे हो रही है, ताकि आप टाइम कम ज्यादा करके स्लाइड को ज्यादा समय तक रोक सके या एनिमेशन को रोक सके। तो ये रिहर्सल के लिए यूज करते हैं इस टाइमिंग को। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए कौन सा एसक्यूएल क्लॉज उपयोग किया जाता है। रिकॉर्ड अगर आपके पास में होते हैं उसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हम एसक्यूएल में कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, है ना, या कौन सा कमांड यूज करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। हमारे पास में है सॉर्ट बाय, फिर है वेयर, ग्रुप और ऑर्डर। देखिए अगर हमको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए हम यूज करने वाले कौन सा क्लॉज, वेयर का यूज कर लेंगे। अगर हमको उसको ग्रुप करना होगा, ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर हमको उसको सॉर्ट करना होगा, है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। ये सॉर्ट बाय यूज नहीं करते, याद रखना, है ना। ग्रुप बाय यूज करेंगे, ग्रुप के अनुसार करना होगा, और ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तब, है ना। और वेयर में हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको फिल्टर करना होगा तो हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। याद रखना एक एक वर्ड अच्छे से। कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर का उपयोग करती है ना। इंटरप्रेटर, इसके बारे में हमने पहले से बात कर ली है कि इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, दोनों का यूज कहां करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए करते हैं, है ना। तो क्या है, मशीनी भाषा में तो जरूरत पड़ेगी नहीं, असेंबली भाषा के लिए असेंबलर यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। तो क्या आंसर हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज वही मशीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा कंपोनेंट करता है। फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का, बहुत बार पूछते रहता है। बेसिकली हमारे पास जो सीपीयू होता है उसमें हमारे पास में क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, और कैश मेमोरी होती है जो रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। तो हमारे कंप्यूटर में अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कौन करता है, तो वो एएलयू करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना। गणितीय और तार्किक गणनाएं करने के लिए एएलयू जिम्मेदार होता है, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो हमारे कंप्यूटर जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उन पे कंट्रोल करता है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करेगा ताकि वो मिलजुल कर अच्छे से काम कर सके, है ना। रैम हमको पता ही है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, और रोम भी हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में जितना भी काम हम लोग ओपन करके करते हैं सारा का सारा रैम में होता है, याद रखिएगा। XOR गेट आउटपुट कब एक देता है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि XOR गेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये इनपुट आपका आउटपुट एक कब देगा, जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, विपरीत होगा। दोनों में से एक क्या होगा, विपरीत होगा, तब आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। और अगर दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, तब आउटपुट आपको 0 ही मिलने वाला है ना। तो अलग अलग होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्या बोल रहा है, इनपुट सेम हो, इनपुट 0 हो, इनपुट डिफरेंट हो, या दोनों इनपुट 1 हो। तो दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए आपके, डिफरेंट होने चाहिए, तब आपको आउटपुट मिलने वाला है 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गूगल द्वारा विकसित ब्राउजर कौन सा है। भाई गूगल द्वारा विकसित कौन सा ब्राउजर है, तो हमारे पास में फायरफॉक्स है, ये फायरफॉक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित है। एज जो हमारे पास में है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। क्रोम हमारे पास में जो है ये गूगल द्वारा विकसित किया गया है, और ओपेरा कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना है। तो हमारे प्रश्न बोल रहा है गूगल के द्वारा, तो हमको पता है ये क्या है, वो क्रोम है। अगला क्वेश्चन है, सोर्स वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है,
सिक्योर वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो देखिए किसी भी वेबसाइट के लिए हम लोग यूज तो यही करते हैं, HTTP, है ना। और उसने सिक्योर बोल दिया मतलब क्या लगा देंगे हम, S। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका फुल फॉर्म हो गया। S मतलब सिक्योर हो गया, तो क्या यूज करेंगे हम, HTTPS, है ना। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया और ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, आईसी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में कंप्यूटर में आई? आईसी कौन सी जनरेशन में आई है भैया? हाँ बिल्कुल सही जवाब, थर्ड जनरेशन में आई है आईसी, है ना। हम लोगों ने कल भी देखा था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में आईसी है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास में आया हुआ है। क्या आएगा आंसर इसका, थर्ड जनरेशन। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है ना। मतलब यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट हमारे पास में होगा जो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल गेट कहलाएगा। तो याद रखिएगा वो जो गेट हमारे पास में है वो कौन सा है, एन और एंड। एन और एंड गेट हमारे पास में है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि इसके माध्यम से हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं, है ना, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला हमारे पास में है, HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच लेयर, किस लेयर पर HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है? तो आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, HTTP क्या करेगा, वेब ब्राउजर पे के लिए काम करता है ना। सिक्योर भी हमने देखा वेब ब्राउजर के लिए। तो ये होते क्या है, वेब ब्राउजर बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास में HTTP भी कहा जाएगा, ये एप्लीकेशन लेयर पे ही जाने वाला है, बस इतना से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? ये इसका नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहा जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाएगा, ये जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाने वाला है। सिंपल नाम के हिसाब से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हमारे पास में आईपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पर काम करता है? ओएसए मॉडल को। ओएसए मॉडल में टोटल कितनी, 7 लेयर होती है ना, और टीसीपी में 4 लेयर होती है। पहले 5 थी पर अभी 4 है। क्या है हमारे पास में, आईपी प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर, किस लेयर पर काम करने वाला है हमारे पास में आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी जरूरत किसको पड़ने वाली है भाई, इसकी जरूरत तो इसको पड़ेगी कि हमारे पास डेटा को क्या करना है, अलग अलग जगह पे भेजना है। तो अलग अलग जगह पे अगर भेजना होगा तो हमको उनका एड्रेस लगेगा ना, तभी तो जाएगा। तो डेटा कैसे जाएगा, पैकेट्स के रूप में। पैकेट में कौन बांटता है, टीसीपी। अब उसको अगर हमको उसके डेस्टिनेशन तक भेजना है तो कौन भेजेगा, राउटर भेजेगा, है ना, राउटर ही भेजेगा ना उसको उसके डेस्टिनेशन तक के। और राउटर की ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पैकेट भेजने वाली राउटिंग कहलाती है। अब राउटर कौन सी लेयर पे होता है, ये तो हमको पता ही है, कौन सी लेयर पे होता है, राउटर होता है नेटवर्क लेयर पर। तो आईपी प्रोटोकॉल कहाँ काम करने वाला है, नेटवर्क लेयर पर काम करने वाला है ना, याद रखिएगा। अगला हमारे पास SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए FTP हो गया, SMTP हो गया, HTTP हो गया। बेसिकली इनके लिए हमको एप्लीकेशंस का हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, है ना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये कौन सी लेयर पे काम करेगा, तो याद रखिएगा ये सीधे सीधे जाने वाला है एप्लीकेशन लेयर पर। ठीक, चलिए अगला बापा, ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट प्रोटोकॉल मुख्यतः किस लेयर पर काम करेगा? ईथरनेट है, इथरनेट को हम अगर इथरनेट को वहां से निकाल के इधर लेके आओ, इथरनेट को हम क्या बोलते हैं, हम उसको लैन कार्ड बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत हमको कहां पड़ेगी, जहां हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं, है ना। कहां कनेक्ट करेंगे हम इसको, इनको हम जोड़ते हैं कहां पर, डेटा लिंक लेयर पर। तो इथरनेट आपको कहां मिलेगा, ये मिलने वाला है आपको डेटा लिंक लेयर पर मिलेगा, ये आपको याद रखना है बस, है ना। तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेटली इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सेल में सभी फॉर्मूलास दिखाने की शॉर्टकट की। एक्सेल में आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कि आपने कहा, जैसे सेल होती है ना, बेसिकली हमने सेल में फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे तो क्या आ गया, टोटल आ गया, है ना। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा ये कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो हमारा सेल का पॉइंटर क्या होगा, यहीं पर ही होगा, इसी जगह पे। और हम लोग प्रेस करने वाले क्या है, शॉर्टकट की है पर टोगल है, याद रखना, शॉर्टकट की टोगल। एक बार प्रेस करेंगे तो इसी जगह पे हमको यहाँ क्या फार्मूला लगा वो दिखेगा, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो डिजिट आई है, टोटल आया है वो दिखेगा। मतलब रिजल्ट और फार्मूला के बीच हम टोगल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं इसी सेल में। यहाँ क्या फार्मूला लगा है वो आपको देखना है, तो हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी जो होती है हमारे पास में एस्केप की के जस्ट नीचे,
है ना, कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे तो यहाँ जो कंटेन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है वो दिख जाएगा, या फिर और दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर वापस से आपको नॉर्मल जो डिजिट आई है वो दिखने लग जाएगा। हालांकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी सेल में अगर फार्मूला दर्ज किया गया है और वो कहाँ दिखेगा, तो उसका राइट आंसर लगाइएगा फार्मूला बार, है ना, कहाँ दिखेगा, ऊपर जो फार्मूला बार होगी उसमें हमको दिखने वाला है। लेकिन आपको यहीं पर देखना है ना, कि इस यहीं पर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या फार्मूला लगा है, तब हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं, याद रखिएगा। ये कंट्रोल प्लस एफ ये काय की है, ये फाइंड की कमांड है, हमको याद है। यहाँ पे एक कमांड दी आल्ट इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आल्ट प्लस इक्वल इंपॉर्टेंट है भी। क्यों? ये पूछता है ये काय की शॉर्टकट की है, ये काय की है तो ये हमारे पास में है ऑटो सम की। क्या करना है आपको? ऑटो सम अगर करना है तो आल्ट इक्वल हम लगा देंगे, और ऑटो सम का आइकन मैंने बताया था ऐसा मिलता है, कहाँ मिलता है, होम टैब पर ही मिल जाता है, बस इतना याद रखना। शिफ्ट प्लस F3 की अगर हम बात करें तो बेसिकली शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन अगर आपको करना है तब हम यूज करते हैं किसका, शिफ्ट प्लस F3 का, है ना। तो शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, फंक्शन इंसर्ट हो जाएंगे आपके, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पावर पॉइंट में ब्लैक स्क्रीन दिखाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है स्लाइड शो के दौरान। स्लाइड शो आपने चला दिया, स्लाइड शो के शॉर्टकट की देख ली थी F5, करंट साइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5 हमने वहां पे बात कर ली थी, है ना। अब देखिए हमारे पास बात ये हो रही है कि हमको प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा है और आपको पूरी स्क्रीन को क्या करना है, ब्लैक करना है। क्यों? कुछ समझाना होगा, पढ़ाना होगा, उसके लिए तो हम लोग यूज कर लेंगे क्या, सीधे सीधे बी, क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, है ना। अगर हमने W प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, पूरी स्क्रीन आपकी व्हाइट हो जाएगी, और अगर हमने एस्केप प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन ब्रेक हो जाएगा, स्लाइड शो रुक जाएगा। और अगर आपने कंट्रोल प्लस बी किया तो क्या होगा, सेलेक्ट कोई टेक्स्ट होगा उसको बी बोल्ड करने काम में आएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास 3 की चलेगी, किसके लिए, जब हमारा स्लाइड शो रन हो रहा है, उस समय प्रेजेंटेशन चल रहा है तब चलाना है इसको, तब चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। इसके अलावा एक आती है कंट्रोल प्लस पी, जब आपका स्लाइड शो चल रहा है उस दौरान अगर आपने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो क्या मिल जाएगा, आपको पेन मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, पेन। फिर माउस से आप उस स्लाइड के ऊपर कुछ भी लिख दो तो पेन टूल मिल जाता है कंट्रोल प्लस पी से। कंडीशन क्या है, जब स्लाइड शो आपका चल रहा है उस समय, वैसे तो नॉर्मल प्रिंट के लिए ही जाएगा, है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से। अगला है, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है। डुप्लीकेट स्लाइड अगर हमको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, तो पावर पॉइंट में अगर डुप्लीकेट स्लाइड आपको बनाना है तो हम क्या प्रेस करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर लेंगे, इससे डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा होम टैब पर ही, ये भी याद रखिएगा, है ना, बाकी ऑप्शन हमारे नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वेब ब्राउजर में रिसेंटली क्लोज टैब रीओपन करने की शॉर्टकट की बहुत बार धोखे से हो जाती है ना, कि किसी भी ब्राउजर में, चाहे फायरफॉक्स में हो या आप क्रोम में हो या एज में हो, है ना, धोखे से आपकी कोई टैब क्लोज हो गई, उसको आपको वापस लेकर आना है तुरंत। कैसे ला सकते हैं हम लोग, वो हमसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली जो आपने टैब क्लोज करी है उसको हम कैसे वापस ले आ सकते हैं। तो ये हम यूज टू रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस में रहता है। आप लोग भी याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी इसका यूज करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसेंटली हमने बंद करी है, क्लोज करी है, उस टैब को हम लोग वापस ला सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर भी दिया है आपको। कंट्रोल प्लस आर जो होती है ये वेब पेज को रिफ्रेश करने की कमांड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ब्राउजर में एड्रेस बार सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की, वैसे तो हम Alt D यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास में H दे रहा है, L दे रहा है, शिफ्ट प्लस L दे रहा है और Alt L दे रहा है। तो Alt प्लस D से हम लोग जा सकते हैं एड्रेस बार में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर हमको दूसरी शॉर्टकट की बोल रहा है, तो आपको क्या जाना है, एड्रेस लाइन पर जाना है, एड्रेस लाइन, है ना। तो कुल मिला के क्या करना है, कंट्रोल प्लस L प्रेस कर लेना, तो आपका चले आएंगे उस लाइन पर जहां पे एड्रेस टाइप किया गया है, उस लाइन में आपका पॉइंटर चला जाएगा, कर्सर चला जाएगा, आप एडिट कर लो उसको। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करना है ना, शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग शुरू करना है, चेक करना है आपको, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है बेसिकली, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो जो हमारे पास MS वर्ड में यही ओपन ऑफिस में है, क्या है, F7, सीधे सीधे याद रखिएगा। F2 का यूज क्या करते हैं, हम रीनेम करने के लिए करते हैं, मोस्टली फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F5 जो हमारे पास में है, या अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो क्या आएगा, नेविगेशन पेन हमारे पास में आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस F7 अगर हम यूज कर रहे हैं
तो ये आएगा आपके पास थिसॉरस के ऑप्शन में हमको मिलने लगेंगे, है ना। और अगर थिसॉरस आपसे पूछे किसके लिए, एमएस वर्ड के लिए, तो वहां पे शिफ्ट प्लस F7 है, याद रखना। यहाँ पे कंट्रोल F7 है ना, कंफ्यूज मत होना। एमएस वर्ड में थिसॉरस के लिए शिफ्ट प्लस F7 है और ओपन ऑफिस में कंट्रोल प्लस F7 है, ऐसा याद कर लेना बस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इंफोसिस कंपनी स्थापना किस देश में हुई? अरे ये तो हमारे देश की है ना। इंफोसिस की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ये भारत में हुई है भैया, याद रखना इसको, इंफोसिस को, है ना। भारत के आईटी कंपनीज में हमारे एग्जाम में पूछ रहा है आजकल। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, याद रखिएगा। और आईबीएम वो कंपनी है जिसने हमको पीसी दिया, पर्सनल कंप्यूटर दिया है, ये भी याद रखना। तो इसके पहले बहुत सारे अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन कभी आता है, हालांकि पहले तो आए हुए, भी फिर से अगर आए कि आपसे आईबीएम कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछे कि आईबीएम कंप्यूटर में ये या छोटे मोटे क्वेश्चन अगर पूछे, तो याद रखना वो पीसी की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी एचसीएल का पूर्ण रूप क्या है? भाई एचसीएल है, भारत की कंपनी है, तो उसका नाम में हिंदुस्तान आना तो बनता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, है ना। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है और भारत की कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है? सोशल नेटवर्किंग कंपनी, मेटा, इंटेल, डेल, एचपी। एचपी क्या है? आईटी कंपनी। डेल आईटी कंपनी, इंटेल आईटी कंपनी। मेटा है हमारे पास में क्या? सोशल नेटवर्किंग कंपनी। मेटा को हम लोग जानते हैं, सारे कुछ अब मेटा पे ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सीजर। ये सीजर का साइन दिख रहा है आपको, सीजर, है ना। सीजर आइकन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हम लोग काम करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या अदर किसी एप्लीकेशन में, अगर सीजर का साइन बना रहता है तो वो किस काम में आता है? याद रखना, हमारे एग्जाम में आइकन्स रखकर पूछता है कि कौन सा आइकन किस चीज का है। तो थोड़ा सा इस तरह अगर काम किया होगा, ये हमको पता है किसका है। ये कट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कट अगर होगा, और कॉपी के लिए कैसा, ऐसा 2 कॉपी बना देता है वो कॉपी के लिए, वो भी याद रखिएगा। अगला है, किस प्रिंटर टेक्नोलॉजी में टोनर पाउडर का यूज होता है? टोनर पाउडर जो हमारे पास हम लोग यूज करते हैं, किसमें करते हैं? वो लेजर प्रिंटर में करते हैं, हमको पता ही है। उसमें जो इंक होती है, पाउडर डलता है, उसको टोनर कहते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो लेजर प्रिंटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? टोनर। इंक जेड में हम लोग क्या यूज करते हैं? इंक यूज करते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन में बता देता हूं, इसमें क्या करते हैं हम? इंक यूज करते हैं। तकनीक क्या होती है? इंक स्प्रे, बूंदे डालकर प्रिंट करता है, हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है। इसके कलर याद रखना, इंक जेट के कलर प्रिंटर के लिए सियान, मेजेंडा, येलो और के। सियान, मेजेंडा, येलो और के। सियान थोड़ा सा हमारे पास में ब्लू कलर में मिलता है, मेजेंडा पर पिंक कलर में आ जाता है, येलो ही रहता है, और के ये कैसा है? ब्लैक के लिए। और याद रखना, के को हम क्या बोलते, ये ऐसा है, KEY, के। इसके अलावा अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर के कलर, तो लेजर प्रिंटर के कलर क्या होता है? RGB और डाल दो K। और डॉट मेट्रिक प्रिंटर या रिबन, बेसिकली इस पे क्या यूज करते हैं? रिबन का यूज करते हैं, याद रखना। रिबन जो टाइपराइटर में यूज होती है वही वाली। साथ में थर्मल प्रिंटर में क्या यूज करते हैं? थर्मल प्रिंटर लेजर से प्रिंट करेगा, उष्मा और गर्मी से प्रिंट करता है, ये याद रखिएगा। इसमें पेपर जो यूज करते हैं वही अलग तरह का होता है, केमिकल ट्रीटेड पेपर होता है, एक तरफ केमिकल की उसमें लेयर होती है, ठीक। तो इनको याद रखना, इनके क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉट मेट्रिक प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट, लेजर, थर्मल। देखिए यहां पर अगर हम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 ही फॉर्म दी गई है, नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर। तो हमारे पास में जो डीएमपी प्रिंटर होता है डॉट मेट्रिक, ये कैसा है? ये इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पे ये 2 प्रिंटर दिए हैं, ये दोनों कौन से हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के लिए याद रखना कि हैमर स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइस उत्पन्न करते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना, मेंटेनेंस हल्का सा रहता है, पर अब इसका यूज लगभग बंद हो चुका है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। इंपैक्ट प्रिंटर में हम लोग लाइन प्रिंटर पढ़ते हैं और कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में हम लोग पढ़ते हैं डीएमपी प्रिंटर को और डेजिबल प्रिंटर को, 2 को हम यहाँ पढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर में हम लोग पढ़ते हैं चेन प्रिंटर पढ़ते हैं, बेंड प्रिंटर पढ़ते हैं, और एक प्रिंटर यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो है ड्रम प्रिंटर, है ना। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर रेजोल्यूशन किसमें नापते हैं? फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का। प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसमें नापते हैं हम लोग? डॉट पर इंच में। किसमें नापने वाले हैं? डॉट पर इंच में।
अच्छा यहाँ पर और भी कुछ दिया है, ये क्या दिया है, पीपीआई तो नहीं होगा, कैरेक्टर पर मिनट ये भी नहीं, बाकी सब गलत है ना। डीपीआई में हम क्या नापते हैं, उसकी क्वालिटी नापेंगे हम लोग, उसका रेजोल्यूशन नापेंगे। याद रखना स्पीड जो हम प्रिंटर की नापते हैं तो हम लोग मानते हैं कि कैरेक्टर पर सेकेंड, पेज पर मिनट और लाइन पर मिनट, है ना। इतना याद रखना इसकी स्पीड के लिए, प्रिंटर की स्पीड के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर कार्बन कॉपी निकाल सकता है। तो एक ही प्रिंटर है हमारे पास में जो कार्बन कॉपी निकाल सकता है। इसके लिए ये भी प्रश्न आता है कि एक ही समय में एक से ज्यादा कॉपी है, एक ही ज्यादा प्रिंट निकालने की क्षमता, कार्बन कॉपी कारण निकाल पाता है, कार्बन पीछे की तरफ भी प्रिंट कर रहा है। कौन सा प्रिंटर हमारे पास में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये याद रखना, है ना। बाकी ये जो प्रिंटर है इनकी गति तेज होगी, सब ठीक है, हम मान ले रहे हैं, पर एक समय में एक से ज्यादा प्रिंटिंग कौन करेगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर करेगा। क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो रिम हम लोग यूज करते हैं उसमें कार्बन लगे होते, तो प्रिंट एक ही पेज कर रहा है लेकिन एक साथ 2-3 पेज प्रिंट उसमें हो जाते हैं, बिलिंग वगैरह के लिए यूज करते थे इसमें। लेजर प्रिंटर में इमेज को ड्रम पर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर को ड्रम पे पहले बनाया जाता है, उसके बाद में वहां पे इंक आती है, फिर इंक पेपर पे ट्रांसफर होती है, फिर उस पेपर को 1000 डिग्री पर गर्म किया जाता है, फिर वो स्थायी रूप से इंक वहां पर चिपक जाती है। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग इंक कार्टेज का, लेजर बीम का, प्रिंट हेड का या रिबन का। रिबन हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज कर रहे हैं सारा का सारा, प्रिंट हेड इंकजेट वाले जो रहते हैं उसमें यूज करते हैं हम लोग। लेजर बीम हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, लेजर में प्रिंटर में हम लेजर बीम यूज करते हैं। इंक कार्टेज ये हम इंकजेट प्रिंटर में यूज करते हैं, याद रखिएगा। लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरीज की सूची देखना है। लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरीज की सूची देखनी है, सूची मतलब क्या है, लिस्ट देखनी है। इसके लिए कौन सी कमांड यूज करने वाले हम लोग, हमको बोल रहा है लिस्ट स्लो शो बोल रहा है, एलएस है और DIR। तो याद रखना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर आपको दिलाएगा ये निश्चित तौर पर। और क्या है, लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरीज अगर आपको देखनी है तो हम लोग यूज करते हैं LS। ये क्या लिखा है, L और S है, L ऐसा लिख दिया है, तो L क्या है, LS। तो LS जो है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, लाइनेक्स में डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं। डायरेक्टरी आपको चेंज करनी है तो चेंज डायरेक्टरी ही यूज करेंगे। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी। क्या आ गया आपके पास में, CD आ गया। ये रिमूव डायरेक्टरी हो गया, ये मैक डायरेक्टरी हो गया, और ये डायरेक्टरी देखने के लिए ये DOS में चलती है। अगला है, लाइनेक्स में रूट यूजर कौन सा होता है। रूट मतलब कि मुख्य यूजर की बात हो रही है। रूट जब भी होगा तो उसका जड़ होगा, मुख्य होगा। तो रूट यूजर को हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में है गेस्ट, ये तो आया गया वाला है। नॉर्मल यूजर ही रहेगा। फिर है सुपर और नेटवर्क। हाँ, तो नेटवर्क यूजर के पास सिर्फ नेटवर्क की परमिशन होती है, सारी चीजों की नहीं होती। जो रूट यूजर होता है वो कहलाता है हमारे पास में सुपर यूजर, है ना। उसके पास सारी शक्तियां होती है, मतलब एक तरह से बोल लो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना। हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सारे जितने भी फीचर्स है सब उसी के काबू में होने वाले, उसी के पास होने वाले, याद रखिएगा। लाइनेक्स का क्रिएटर कौन है, मतलब किसने डेवलप किया है लाइनेक्स को। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, चलाइए, बिना किसी लाइसेंस के चलता है। इसको बनाया किसने, हमारे पास में है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लिनस टॉरवाल्ड्स और डेनिस रिची। तो इसका जो विकास किया है लिनक्स का, वो किया है लिनस टॉरवाल्ड्स, है ना। इन्हीं के नाम पे दिख रहा होगा, लिनस टॉरवाल्ड्स जो है, इन्हीं ने इसको डेवलप किया है, याद रखना। और बाकी इन लोगों को हम लोग जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। चलिए भाई, इसी के साथ हमारा ये लंबा सफर, जिसमें हम लोगों ने लगभग 30 वीडियो के आसपास कवर करे हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, और आज हमारे एग्जाम की तैयारी हो जाती है पूरी हमारी तरफ से। अब आपको प्रिपरेशन अच्छी कर ली है, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आराम से एग्जाम दीजिएगा, आप सभी का पेपर निकल जाएगा। जिन लोगों ने भी शुरू से लेके अभी तक के ये सीरीज फॉलो करी होगी, तो हमने हर तरह के प्रश्न कवर कराए हैं, हर तरह के, कोई भी सेक्टर ऐसा छोड़ा नहीं जाके हमने प्रश्न कवर नहीं कराए। और जो क्वेश्चन बार बार आने की संभावना रहती है उनको हमने बार बार रिपीट कराया है, आपको क्लास में ही याद करा दिया है। तो आप लोग का पेपर निकलेगा, ज्यादा हेडक नहीं लेना। और आज के इस सीरीज में अगर आपके 52 क्वेश्चन है, इस 52 में से अगर आपके 30 के ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं तो निश्चित मानिए
मिक्सअप कंटेंट था, बड़ा अच्छा कंटेंट था। 30 के ऊपर अगर आपके नंबर है, 35-40 नंबर अगर आपके हैं, तो निश्चित रूप से कल आप लोग को पेपर निकल जाएगा। कल, परसों और नर्सों का, है ना, 9, 10 और 11 का पेपर आपका निश्चित रूप से निकलेगा। तो हेडेक मत लीजिएगा, इतना पेपर दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और आप सभी लोगों को हमारे पूरे राज कंप्यूटर की पूरी टीम की तरफ से, राज कंप्यूटर बैतूल की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतर और बेहतर से भी बहुत ऊपर होने वाला है। हम लोग रास्ता देखेंगे आपके कमेंट्स की, जिनका भी रिजल्ट कल एग्जाम हो जाता है, जैसे क्वेश्चन आए वो वहां पे डाल दीजिए, जैसा रिजल्ट आता है वो वहां पे डाल दीजिए। हमारी खूबियां हमको पता है, आप खामियां हमें बता दीजिएगा, तो अगली बार हम उस पर और प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से रिजल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए सीरीज में। जो नए बच्चे हैं उनको हम मिलेंगे, आप लोग तो सब क्वालिफाई हो जाएंगे, तो नए बच्चों से हम लोग मिलेंगे नई सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।